आपका बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 एनसीईआरटी कवर कर रखा है। तो आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका कि नाम है उसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो ये चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम लोग समझने वाले हैं और देखने वाले हैं, और जो पॉइंट करने वाली बात है वो आपको बता दिया जाएगा, आप नोट करते चले। अगर आप यूपीएससी, सिविल सर्विस एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। ये न्यू एनसीईआरटी है जिसका कि एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से फिलहाल कराया जा रहा है। इसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी का भी कराया जाएगा। तो आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, अध्याय 2 है, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह। ठीक है, इसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह। इसका जो सूची है आप दूसरे साइड स्क्रीन के यहाँ पे देख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आखेट खाद्य संग्रह, आखेट खाद्य संग्रह, जो कि अध्याय 2 है। तो इसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं और बेहतरीन से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट चीज इसमें आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे आता है कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, यानी कि जो आरंभिक मानव है वो इधर उधर क्यों घूमते थे, क्या रीजन था। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठे किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने से कई कारण हैं, आइए आपको बताते हैं। तो हम लोग उनको जितने भी लोग जो इस महाद्वीप पे आज से 20 लाख साल पहले आए थे उनके बारे में जानते हैं। उन्हें आखेटक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो भोजन के इंतजाम में घूमते रहते थे, चिड़िया पकड़ने के इंतजाम में घूमते रहते थे, मछलियाँ पकड़ने के इंतजाम में घूमते, क्योंकि ये उस समय उन लोगों का मुख्य भोजन था। वो शिकारी थे, शिकारी को ही आखेटक कहा जाता था। और भोजन के लिए वो अपने जंगली जानवरों को शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, तो फल मूल, दाने, पत्ते चुनते थे, इकट्ठा करते थे। तो आमतौर पे वो इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि यूपीएससी में प्री या मेंस में अगर पूछ दे कि आरंभिक मानव का आखिर, शुरू से बताता हूँ कि आरंभिक मानव का आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे, यानी आरंभिक मानव जो है आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे, तो आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे जो तर्कपूर्ण बात है इसे तो थोड़ा सा आप ले ही लोगे कि हम उनके बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। उन्हें इस नाम से क्यों पुकारा जाता है ये बात पता चल गया कि भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठे क्या करते थे। अब आगे, अब उसके बाद जैसे कारण पूछेगा उसका क्या कारण था मेंस में, तो उसके बाद लिखेंगे कारण, उसका कारण क्या था। उसके बाद लिखेंगे आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोगों को एक तरह से दूसरी जगह पर घूमते रहने का, ऐसा करने के कई कारण थे। क्या कारण थे, आइए एक एक करके कारण देखते हैं। तो सबसे पहला जो कारण था, आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो कारण था आखेटक खाद्य संग्रह के समुदाय को लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, ऐसा इसके कई कारण थे। ठीक है, पहला कारण यह है कि अगर वो एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। यानी वो जिस जगह रहते थे, अगर एक जगह हमेशा रहते तो वहाँ के जो पेड़ पौधे और जानवर थे उन्हें वो शिकार करके खा के ख़त्म कर देते थे। इसलिए जब वहाँ की सारी भोजन खत्म हो जाती थी तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। दूसरा कारण ये हो गया कि उस समय जो जानवर है, हिरन है, जिनका शिकार ये लोग करते थे, वो अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और ये उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे जाया करते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है और एनसीईआरटी ने ऐसा अपना तर्कपूर्ण व्याख्या दिया है। आगे देखते हैं और कारण। तो तीसरा कारण इसका ये है
तीसरा कारण भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। पेड़ पौधों में जो फल फूल आते हैं अलग अलग मौसम में आते हैं, कोई किसी किसी में मानसून में आता है, किसी किसी गर्मी में होता है, कोई कोई ठंडी में होता है, तो अलग अलग मौसम, इसीलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ये तीसरा कारण है। और चौथा लास्ट जो कारण है वो है, चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों झरने तथा नदियों में ही मिलता है। उस समय तो झील झरना तथा नदियाँ थोड़ी सा कि हैंडपंप लगा के पानी निकाल लो, या फिर कुआं खोद के पानी निकाल लो, या फिर हैंडपंप कुआं फिर चापाकल जो होता है वो करके आप पानी निकाल लो। उस समय तो इतनी साइंस विकसित थी नहीं। नदी तालाब झील में जो पानी इकट्ठा रहते थे वहीं से पी के प्राणी अपना काम चलाता था। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि बिना पानी का जीवित रहना संभव नहीं होता था, और पानी झीलें झरने तथा नदियों में ही मिलती है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलें और नदियाँ का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलें और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में भी इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो ये चार कारण है। ये चार कारण अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, तर्कपूर्ण टिप्पणी कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो शुरू में आपको इतना सारा ये लिख लेना है, थोड़ा सा यहाँ से आप नोट कर लेंगे इस बातों को, और आगे इनके क्या कारण है, इनके चारों कारण को आपको लाइन बाय लाइन दिखा देना है, दर्शा देना है अपने लैंग्वेज में। हूबहू एनसीईआरटी का लैंग्वेज आपको नहीं लिखना है, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। आगे इसमें है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी जो है, आरंभिक मानव के बारे में जो जानकारी है कैसे मिलती है। ठीक है, आप हेडिंग में देख सकते हैं आरंभिक मानव की जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातात्विक के कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक यानी खाद्य संग्रह किया करते थे। आखेटक मतलब होता है बेसिकली शिकारी, जो कि शिकार करने वाला होता है, क्या करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपनी काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। उस समय जो पत्थरों और लकड़ियों के औजार बनाए गए थे, तो लकड़ियाँ का औजार तो अवशेष खत्म भी हो सकता है, लेकिन पत्थरों का अवशेष खत्म नहीं होता है। तो आज भी पत्थरों का औजार बचा हुआ है, जो कि देखने को मिलता है। ठीक है, इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ी के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियां का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो जो लकड़ियां का उपयोग था वो ईंधन के साथ साथ हथियार बनाने के लिए भी किया जाता था, और घर की जो झोपड़ियां होती थी वो भी बनाने के लिए किया जाता था। तो इनमें से कुछ औजार ऐसे थे जिसमें कि फल फूल काटने और हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ की छाल को उखाड़ने के लिए बनाया जाता था। और कुछ ऐसा औजार है जो जानवरों का जो खाल होता था, क्योंकि उस समय के जो लोग थे उस समय कपड़ा था नहीं, तो वो जानवरों को जो जानवर को शिकार करते थे खाने के लिए, मांस तो वो लोग खा जाते थे, लेकिन जो खाल होता था उसका ऊपर का जो चमड़ी होता था उसको वो लोग वस्त्र के रूप में उपयोग करते थे। ठीक है, कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर, अब जैसे कि कोई भी औजार है, सपोज दैट कि एक औजार है, आगे ये नुकीला है जिससे कि ये लोग काम करता है, तो ये जो पीछे साइड है यहाँ पे लोग लकड़ियाँ या हड्डियों का मुट्ठे बना के यहाँ पे लगा देते थे, क्योंकि उससे आपको पकड़ के कोई भी काम करने में सहूलियत हो जाती थी, जिसके कारण वो लोग पीछे लकड़ियाँ का बनाकर लगा देते थे। ठीक है, मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। भाला बनाया जाता था। भाला आज भी अगर आप भाला देखेंगे तो आगे नुकीला सा होता है लोहा का, और पीछे जो है लकड़ी का लगा होता है बड़ा सा लठ जैसा, तो उसे ही भाला कहा जाता है। ठीक है, लकड़ियाँ का उपयोग जो है झोपड़ी बनाने के साथ साथ ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता है। आज भी लकड़ियाँ को औजार बनाने के रूप में भी किया जाता है, जब गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे, और ईंधन के रूप में भी किया जाता है और झोपड़ी के रूप में भी किया जाता है। तो आज भी ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ अवशेष है, तो आइए इसको देख लेते हैं। अवशेष में ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, यानी जो बायां साइड है देखिए ये पत्थर है, और इसका पत्थर से इस प्रकार का औजार बना के देखिए, आगे साइड ये नुकीला औजार बनाया गया है पत्थर से, पीछे साइड ये किसी चीज़ को गड्ढा करने के लिए, खोदने के लिए, या फिर किसी चीज़ में काटने के लिए ऐसा औजार बनाया गया है। ठीक है, और बाएं साइड देखिए इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं साइड जो है ये जानवरों की खाल के बने वस्त्र को सीलने के लिए किया जाता था।
यानी ये देखिए, ये जानवरों का बना हुआ, जानवरों का खाल है और इसको नुकीला बनाया गया था। और नुकीला इससे क्या कहा जाता था, जैसे आज भी लोग सुई लेते हैं और सीते हैं, तो उस तरह से ये बनाया गया था। सीने के लिए आगे नुकीला बनाया गया था और पीछे देखिए इस तरह का है। ये फिगर में थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया गया, लेकिन एक्चुअली ये इतना छोटा है। देखिए ये हाथ में यहाँ पे आया हुआ है, तो इतना छोटा है जिससे जानवरों के खाल को सिया जाता था, जिससे कि वस्त्र बनाया जाता था। ठीक है, और ये पत्थरों का औजार है। और ये है जड़ों को खोदने के लिए, पत्थर के औजार से जड़ों को खोदा जाता था, जिससे खाने वाली चीज़ें निकलती थी और वो लोग खाते थे। तो यहाँ पे कुछ पुरातात्विक आपको औजार देखने को मिल रहे जो कि पत्थरों के बने होते थे और लकड़ियों के बने होते थे। और आगे देखते हैं, इसके आगे बात करें कि रहने का जगह जो वो लोग निर्धारित करते थे, वो कैसे निर्धारित करते थे, कहाँ रहते थे, इसके बारे में कुछ लोग हम लोग जानकारी ले लेते थे। आज से 20 लाख साल पहले जो मानव आए थे वो कहाँ रहते थे, किस तरह से रहते थे, उनके जगह, रहने का जो जगह था, ठिकाना था, वो किस प्रकार का था, उसका जानकारी ले लेते हैं। तो मानचित्र 2 को देखो, यानी हम लोग मानचित्र अभी 2 को देखेंगे। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह का होने का प्रमाण मिले हैं। यानी जो लाल वाला मानचित्र में जो जगह है, अभी हम लोग मानचित्र को भी देखेंगे और समझेंगे, तो वहाँ पे जो लाल वाला आप याद कर लेंगे, जो रेड वाला पूरा स्थल है, जो रेड वाला निशान जो आपको मिलेगा त्रिकोण का, वहाँ पे खाद्य संग्रह आखेटक रहा करते थे। इसके अलावा भी और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान को ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियां और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। तो मानचित्र में गिने चुने स्थान को दिखाया गया है, तो एग्जाम में भी आपका गिने चुने स्थान को ही पूछा जाता है, सारा चीज नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आइए मानचित्र को देखते हैं। ये रहा आपका मानचित्र, एक बार में आपका पूरा मानचित्र आ जाना चाहिए। चलिए, ये आपका मानचित्र आ गया। ठीक है, तो यही है रेड वाला, रेड त्रिकोण आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा पासिक पूरा स्थल को दिखा रहा है। तो देखिए, अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर रेड है, यहाँ पे कुंडल की गुफाएं, और ऊपर देखा जाए तो यहाँ भीमटेका में रेड है, यानी यहाँ पे भी आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। तो 2 यहाँ पे रेड मिल गया, और एक रेड आपका यहाँ पे हुंसगी में मिल गया। तो यहाँ पर भी आपको ये रहा करते थे, कौन रहा करता था, आखेटक खाद्य संग्रह के यहाँ पे रहा करते थे। तो 3 रेड जो मिल गया हम लोग को, एक कुंडल की गुफाएं, एक हुंसगी और एक भीमटेका। भीमटेका फेमस नाम है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे ब्लू लाइन दिया गया है, ब्लू लाइन में क्या है, नवपाषाणिक पुरास्थल। तो जितना भी ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये सब नवपाषाणिक पुरास्थल है। जैसे महागड्ढा हुआ, कोल्डिवा हुआ, बुर्ज होम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, इधर चिरांद हो गया, और इधर यहाँ दार्जिलिंग हेडिंग हो गया, और ये सब जितना है ये सब नवपाषाणिक काल हो गया। ठीक है, नवपाषाणिक काल। इसके नीचे अगर आप ग्रीन वाला देखेंगे, गोल ग्रीन का वृंदा, तो ये महापाषाणिक काल है। यहाँ पर देखिए, ये महापाषाणिक काल है, ब्रह्मगिरी महापाषाणिक काल है, और यहीं पे 2 ही जगह आपको ग्रीन देखने को मिल रहा है। और नीचे देखिएगा तो ये जो टास में टिकरी होता है, उस टाइप से जो बैगनी कलर का है, वो आरंभिक गांव है, जो कि आजकल का गांव है। तो आरंभिक गांव में मात्र एक ही दर्शाया गया है, यहाँ पे इनाम गांव। किसको दर्शाया गया है, इनाम गांव को दर्शाया गया है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और सबसे नीचे स्टार बनाया गया है, और स्टार में दर्शाया गया है क्या, स्टार में दर्शाया गया है आपका आधुनिक शहर। और आधुनिक शहर उस समय थे कोलकाता, मुंबई, और 2 ही आधुनिक शहर को दर्शाया गया है। तो मानचित्र को समझ लिए, क्योंकि मानचित्र में हो सकता है आप जब यूपीएससी का मेंस लिखने जाएंगे तो वहाँ पे मानचित्र बना दिया जाता है, और आपसे दर्शाया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे, आधुनिक शहर का निर्माण था, आरंभिक नगर का निर्माण था, चिन्हित कीजिए मानचित्र में। तो चिन्हित करने को आपको मिल सकता है। तो आई होप आप मानचित्र समझ गए होंगे। आगे चीज़ों को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आगे है, देखिए उसी को आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी यहाँ पे लिख रहा है, चूंकि पत्थरों का उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। तो अच्छे पत्थर आपको पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं, जो कि मजबूत होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, यहाँ पे भीमटेका के बारे में कुछ थोड़ा सा दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कहता है कि भीमटेका आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिलती है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाएं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के घाट के पास है। तो जान जाइए कि भीमटेका जो है
ये आधुनिक मध्य प्रदेश था और ये नर्मदा नदी के पास में था। और यहाँ पे जो गुफाएं थी, जो कंदराएं मिलती हैं, उसमें लोगों को रहने में काफ़ी सहूलियत होती थी, बारिश, धूप और हवाएं से राहत मिलती थी। और ये कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पे, यानी नर्मदा नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पे एक चित्रकला शैली दिखाया गया है, शैल चित्रकला। इसमें हमें क्या पता चलता है? तो इस तरह से चित्रकला शैली दिखाया गया है, तो मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन अब ध्यान से देखिए तो एक ये जो है एक हंटर की तरह आपको दिख रहा होगा, ये दौड़ता हुआ हंटर की तरह आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दौड़ता हुआ हंटर की तरह, यानी हंटर मतलब शिकारी होता है। ये आपको हिरन की तरह दिख रही होगी। ये आपको कैसा दिख रहा है? हिरन की तरह। ये हिरन का अगला पैर है, ये पिछला पैर है, ये हिरन का पूंछ है। तो ये दिख रहा है किस तरह से? हिरन की तरह से ये हम लोग को दिख रहा है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या जो मैंने भी बताया यही सही है, क्योंकि मुझे चित्र पे ऐसे ही देख रहा है, हंटर मतलब शिकारी होता है और हिरन भाग रही है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। अच्छा, ये चित्र उस समय का ही है, उस समय के ही लोगों ने इस चित्र को बनाया है, क्योंकि आज का मॉडर्न आर्ट के ज़माना में तो ऐसा ऐसा चित्र बनता है कि आप आंखों पे भरोसा नहीं कर सकते। तो ये पुराना जमाना का चित्र है, उसी समय का चित्र जो कि दीवारों पर बनाया गया था। इसमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिलते चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो मैंने जो बोला था वह सही ही है, मेरे अंदाज से वही है कि ये हिरन जो है ये भाग रही है और पीछे से जो हंटर यानी शिकारी जो है उसका पीछा कर रहा है। आगे देखते हैं। ये देखिए बहुत ही विशालतम पत्थर दिखाया गया है, और ये कहाँ का है? ये अगर इसके नीचे एनसीईआरटी जानकारी दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पत्थर देखने में इसकी बनावट, इसकी सुंदरता देखिए, ये उस समय का पत्थर है जिस आज से 20 लाख साल पहले का पत्थर है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि नीचे क्या है। बॉक्स में कुछ चीज दिए हैं, चलिए उसको हम लोग समझ लेते हैं। लिखा है पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल से आप क्या समझते हैं? तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोग अपने काम के लिए किया जाता है, यानी जो लोग हैं ऐसे वस्तुओं का निर्माण अपने कामों के लिए क्या किया था, और बाद में वे उन्हें छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बाद में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि उस समय आरंभिक मानव जैसे वो हमेशा घूमते रहते थे, तो जहाँ भी रहते थे, जिस परिवेश में रहते थे, वहाँ की जगह को वो अपने अनुसार से ढाल लेते थे, अपने अनुसार से बनाते थे। लेकिन वो हमेशा परमानेंट एक जगह तो रहते नहीं थे, फिर वो वहाँ से आगे चले जाते थे। तो जब वो आगे जाते थे तो वहाँ पे जितना भी पूरा स्थल था जो वो बना के गए थे वो छूट जाता था, वो लेके नहीं जाते थे। तो वही आजकल में जो पुरातत्व विभाग है उनको मिलता है जानकारी, तो उसी चीज़ को क्या कहा जाता है? पूरा स्थल कहा जाता है। इसके बारे में अगले अध्याय में हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे बता रखा है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आग का खोज कैसे हुआ था। सबसे पहले आग का खोज कैसे हुआ था, कैसे आग का खोज किया गया था। ठीक है, तो चलिए आग का खोज। मानचित्र 2 में कुरनाल गुफाएं ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो याद रखिएगा, मानचित्र जो 2 में आपको हम दिखाए थे, ये देखिए यहाँ पे ये कुरनाल की गुफाएं हैं। कुरनाल की गुफाएं देखिए यहाँ पर है, रेड त्रिकोण में आप देख सकते हैं, ये जो है ये आपका कुरनाल का गुफाएं हैं। और सबसे पहले जो राख का अवशेष मिला था, जो कि जब लकड़ी को हम लोग जला देते हैं तो राख बनता है, एस मतलब राख होता है। तो राख का जो गुफाएं मिला था सबसे पहले कहाँ मिला था? कुरनाल में मिला था, कुरनाल में मिला था। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। तो कुरनाल के गुफाओं में सबसे पहले आपको क्या मिला था? राख का अवशेष मिला था। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोगों ने, यानी जो शुरू में लोग आए थे, आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। बहुत ऐसे जंगल में खतरनाक जानवर है जो कि आग से डर के भागते हैं, तो लोग जब जंगल में रहते हैं तो वहाँ पे आग जला देते हैं, जो कि रात भर जलती रहती है, और जानवर जो खतरनाक जानवर होते हैं वो आग देख के उसके आसपास आने की हिम्मत नहीं करते हैं। ठीक है, नाम और तिथियां के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है, चलिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उसे पुरातात्विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। देखिए आरंभिक काल जो शुरू में हुआ था उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यह दो शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर और औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले आज से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, यानी आज से 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक को पूरा पाषाण काल का युग माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक काल,
मध्यकाल एवं उत्तर काल। पूरा पाषाण युग मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हम पर्यावरण में बदलाव मिलता है उसे मेथोलिट यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं और इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोलोथिक यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियां के मुट्ठे लगे हांसिया मतलब वही हंसुआ जिसको कि गांव में बहुत जगह कचिया भी बोला जाता है और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। यानी सीधा सिंपल से बोला जाए तो जो उस समय हम लोग आरंभिक काल पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविद ने उनका बहुत ही बड़े बड़े अलग अलग नाम रखे हैं। उसका नाम उन्होंने पूरा पाषाण काल रखा था और पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांट दिया गया था। उसको 3 भाग में बांट दिया गया था, आरंभिक काल, मध्यकाल और उत्तर काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल में ही लगभग लोग जो थे 99% घटना लोगों के इंसान से रिलेटेड 99% घटना घटी थी और पूरा पाषाण काल आज से 20 लाख साल पहले से लेके 12 लाख साल पहले तक हुआ था। उसके बाद आया था क्या, जो जिसमें पर्यावरण सब में बदलाव होने लगा, इन्वायरमेंट में बदलाव होने लगा, तो उस काल को क्या बोला गया, मध्य पाषाण युग। इसको इंग्लिश में मेसोलिथ भी कहा जाता है। इसका लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक इस काल को माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, जैसे कि लकड़ी का मुठ लगे हुए हांसिया बनाते थे, वही जो कि आगे नुकीला होता है और पीछे लकड़ी का चीज लगा दिया जाता है जिससे कि पकड़ने में काफी सहूलियत होता है और काम करने में भी आसानी होती है और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ जो पूरा पाषाण काल का जो पत्थर या हड्डियों के बने हुए औजार थे वो भी बनते रहे थे, उसका खत्म नहीं हुआ था। अगले युग की जो शुरुआत होती है लगभग 10,000 साल पहले से होती है और इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का मतलब होता है नवपाषाण युग का मतलब होगा क्या होता होगा इसके बारे में आगे समझेंगे। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनका क्या नाम रहे होंगे। वास्तविक है कि उस काल में लोगों ने इसका क्या नाम रखे होंगे या फिर कोई नाम रखे भी होंगे या नहीं रखे होंगे, इसका जानकारी हम लोग को अभी नहीं है। नवपाषाण काल युग क्या है जो लास्ट में आया, जो 10,000 साल पहले से स्टार्ट होती है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बदलती जलवायु, यानी उस समय भी जलवायु मौसम जो थी वो बदलती थी, तो बदलती हुई जलवायु के बारे में हम लोग देखते हैं। बदलती हुई जलवायु क्या है, ठीक है। बदलती हुई जलवायु लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसका परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बरसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। आज से लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगे। इसका परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास उगने लगे और घास वाले मैदान बनने के कारण जो सजीव प्राणी होते हैं, जो कि सजीव प्राणी तो सभी लोग हैं, प्राणी सजीवी होते हैं, लेकिन जितना भी शाकाहारी प्राणी है, जो इसमें कि आपका जो बकरी, भेड़, गाय और जैसे जानवर आते हैं, बरसिंघा, हिरन, जो कि घास खा के जिंदा रहते हैं, उनकी संख्या यानी जानवरों में उनकी संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। तो जो भी लोग इनका शिकार करते थे, उस समय का जो मानव थे वो इनका शिकार करते थे, वो भी लोग इनके पीछे आने लगे और इनके आदतों और खाने पीने के बारे में जाने और इनके प्रजनन के समय को जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे, क्योंकि गाय जो थी वो दूध देती थी, तो धीरे धीरे लोग विकसित होने लगे और दूध उनको अच्छा लगा होगा उस समय, तो इनको पालने के वो लोग सोच रहे होंगे, यानी पालने की बात सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। तो वो जो काल था, उस काल में आज से 12,000 साल पहले कौन सा काल स्टार्ट हुआ था, तो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक तो आपका पूरा पाषाण काल ही था। तो उस समय मछली जैसी वो भी भोजन का मुख्य स्रोत बन गई थी। ठीक है, आगे हम लोग उस समय का खेती और उस समय का मछली पालन के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो खेती और मछली पालन के बारे में देखते हैं। खेती और मछली पशुपालन की शुरुआत इसी दौरान, यानी किस दौरान, उसी दौरान जिस समय की गाय वाय सब पृथ्वी पे आई थी घास के मैदानों में,
उसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि सबसे पहले जो चावल देखा गया था कितना साल पहले, आज से 8000 वर्ष पूर्व में चावल देखा गया था। कहाँ पर देखा गया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, हमने उस दिन बता रखा था। शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वह यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। यानी एनसीईआरटी एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं दे रही हो कि ऐसा किया गया होगा, नहीं हो सकता है कि ऐसा ही किया गया होगा, धीरे धीरे उनका जानकारी मिला होगा और उस समय वो लोग कृषक बन गए होंगे, धीरे धीरे उनका उत्पादन करने लगे होंगे। कहीं से अगर उन्हें अनाज की दाना मिला होगा तो उनको इकट्ठा करने लगे होंगे। एग्जैक्ट जानकारी नहीं दिया गया है कि हाँ ऐसा ही किया गया था, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है और उसी अनुमान को हम लोग पढ़ते हैं। आगे लिखता है इसमें कि इसी तरह आगे लिखा हुआ है, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख के जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ता था। कुत्ता का जंगली पूर्वज था। यानी सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ता का जंगली पूर्वज था। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बात बताएंगे कि वो कौन सा जानवर था जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। कौन सा जानवर सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था, प्रजाति उसका क्या था, उसको आप कमेंट में बताएंगे। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे और ऐसे जानवरों को झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। बकरी जो या सुअर जो है ये लोग हमेशा झुंड में रहते हैं और सभी लोग ज़्यादातर घास खाते हैं। तो लोगों ने इनका चारा अपने घरों के पास रखकर इनको भी धीरे धीरे अपने प्रति आकर्षित और उत्साहित करने लगे थे। ठीक है, अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षित किया करते थे और इसे धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे, क्योंकि गाय, बकरी, सुअर जो थे ये लोगों का शिकार नहीं करते थे जिस तरह से बाघ कर देते हैं। तो ये लोग धीरे धीरे क्या करते थे, जो जंगली जानवर थे जो कि ये लोगों का शिकार करते थे उनसे इन लोगों को बचाने लगे और धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ी सी बचने की प्रक्रिया देख लेते हैं कि उन लोगों की बचने की प्रक्रिया क्या थी। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक है, अपनाए गए ये पौधों तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह से यह है कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरणतः, यानी कुछ इसका उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरणतः यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई होप ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो उदाहरणतः आमतौर पे लोग इन्हीं पौधा तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, क्योंकि उस समय तो उतना मेडिकल साइंस डेवलप किया नहीं था। अगर बीमार हो जाते थे तो फिर वो लोग मर ही जाते थे। तो यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दाने के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगने के लिए उन्हें उनके गुण सुरक्षित रह सके। ठीक है, ये किसी चीज़ का कोई फसल है जिसका कि यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, आगे इसका नाम दिया होगा। सोचिए उस समय की मिट्टी कितनी उपजाऊ हुई होगी जिस समय कि अनाज नहीं उपजता था। अगर उस समय किसी भी अनाज की खेती की गई होगी तो वो कितने अच्छा पैदावार हुआ करता होगा। आप थोड़ा सा इस पर थिंकिंग करके देखिए। आगे देखिए, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, जो कि मनुष्य को नहीं मारते थे, अहिंसक होते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों को धीरे धीरे भिन्न होते गए, यानी उनकी जो प्रजाति थी, उनका जो जीनोम सीक्वेंस था वो धीरे धीरे अलग होते गया। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। जो पालतू जानवर होते हैं उनके दांत और सींग छोटे होते हैं क्योंकि वो झगड़ा नहीं करते हैं और लड़ाई नहीं करते हैं। लेकिन जो जंगली जानवर होते हैं उनको शिकार करना पड़ता है, इसीलिए उनका जो सींग होता है, पंजा होता है, वो सारा मजबूत होता है। आगे, इन दांतों को देखो, इनमें कौन सी जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का। तो यहाँ पे दो दांत है, इनमें एक दांत जंगली सुअर का है और एक दांत पालतू सुअर का है। तो आपको देख के बता सकते हैं कि ये दांत बड़ा है, इसका मतलब ये जंगली सुअर का है, क्योंकि पालतू सुअर का दांत धीरे धीरे छोटे होते थे, उनका सींग भी छोटे होते थे, तो ये पालतू सुअर का है। ठीक, आगे की चीज़ों को देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है
बचने की प्रक्रिया की पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज जो भोजन हम करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से कृषि को अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ता के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो आज जो हम लोग गेहूं या जौ का जो उत्पादन करते हैं ये कब हुआ था? आज से 12,000 साल पहले हुआ था, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, एक नवीनतम जीवन शैली के बारे में हम लोग देखते हैं, इसके बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है। एक नवीनतम जीवन शैली के बारे में बताया गया है कि तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसमें विकसित होने की कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने से खरपतवार हटाने तक, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो लोग जब कृषि करने लगे तो फसल को बोने से लेकर रोपने तक, होने तक, पकने तक, कटने तक, उसका संरक्षण करने तक, खरपतवार हटाने तक, चिड़िया जानवरों से उसका रक्षा करने तक, उन्हें लंबे समय तक वहाँ तक रहना पड़ने लगा। इसके बाद जो आरंभिक मानव थे वो एक जगह से दूसरे जगह जो घूमते रहते थे वो घूमना बंद कर दिए, क्योंकि उनके पास जब तक फसलों की कटाई नहीं होती थी, यानी एक फसल को होने में 3 से 6 मंथ लगता था, तो उन लोगों को वहाँ रहना मजबूरी हो गया था। और धीरे धीरे ऐसे करके वो बचते चले गए, और जिसके बाद आगे चल के गाँव की निर्माण हुई। ठीक है, अनाज का भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। यानी उस समय में भी भंडारण होती थी, क्योंकि लोगों ने इसके बीज के लिए अनाज को बचा के रखना आवश्यक समझा था, इसीलिए उन लोगों ने भंडारण की बात सोचने लगी। उस समय का भंडारण कैसे होता था, यहाँ पे देखिए कुछ चित्र में दिखाया गया है। अनाज का जो उपयोग है बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में एवं भंडारण के रूप में। उस समय जो अनाज का उपयोग किया जाता था, बीज के रूप में किया जाता था, खाद के रूप में यानी खाने के रूप में किया जाता था, उपहार के रूप में किया जाता था, और भंडारण के लिए किया जाता था। तो बीज के रूप में आज भी किया जाता है, खाद के रूप में भी आज किया जाता है, भंडारण के रूप में भी आज किया जाता है। उपहार के रूप में अब लगभग नहीं किया जाता, क्योंकि जब से पैसा का प्रचलन हो गया तो लोग उपहार में पैसा और गिफ्ट देते हैं, कोई धान, गेहूँ, चावल, मक्का खरीद कर नहीं देता है। ठीक है, अभी भी गांव में हद तक ऐसी चीज़ों आपको देखने की मिल जाती है कि उपहार में लोग धान, गेहूँ भेजवा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें इन चीज़ों का जिक्र किया गया है कि इलाकों में जो इलाका थे, तो इलाकों में लोगों ने मिट्टी की बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरी बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। भंडारण करने के लिए लोग मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जिसमें कि भंडारण करके रखा जा सकता था। अभी भी अगर आप गांव में जाओगे तो मिट्टी का बड़ा हुआ बहुत बड़ा सा ऐसे मिल जाएगा, गोलाकार का एक ड्रम टाइप का, जिसमें कि लोग उसमें जो गेहूँ या चावल डाल के भंडारण करके रखते थे। अब तो गाँव में भी इसका प्रचलन खत्म हो गया, लेकिन फिर भी गांव में किसी किसी जगह पे ऐसी चीज़ देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ज़मीन में भी गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, ताकि उसमें वो लोग क्या कर सके, रख सके भंडारण करके। ठीक है, जानवरों के चलते फिरते खाद्य भंडारण, जानवर जो थे उनके चलते फिरते कौन सा खाद्य भंडारण थे उनके बारे में हम लोग समझ लेते थे। जानवर बच्चे देते थे, स्वाभाविक है, जानवर में भी प्रजनन होता है तो जानवर भी बच्चे देते थे, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल किया जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन के लिए एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। तो उस समय जो पशुपालन थे वो भोजन का एक तरीका है। उस समय जो भी लोग बकरी पालते थे, सुअर पालते थे, उनसे तो उनको मांस मिलता था जिससे वो लोग खा लेते थे, या फिर जो गाय है, गाय से भी मांस मिलता था जिससे कि वो लोग खा लेते थे। उस समय के लोग ये नहीं, उस समय इतना धार्मिक प्रचलन नहीं था, तो वो लोग गाय को भी उतना नहीं मानते थे और खा लेते थे जब वो बूढ़ी हो जाती थी या फिर उन्हें भोजन की ज़रूरत होता था। तो एक तो वो लोग इसलिए भी जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि गाय भी दूध देते थे, बकरी भी दूध देते थे, भेड़ भी दूध देते थे, तो इससे तो उनका भोजन का ज़रूरत पूरा होने लगा, दूध मिल जाता था जो कि भोजन के लिए अच्छा स्रोत है। और साथ ही साथ जब उन्हें मांस चाहिए होता था तो मांस भी मिल जाता था, इसीलिए उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, और एक तरह से कभी अकाल आता था तो वो लोग जानवर का मांस खाते थे, यानी जानवरों को एक तरह से वो लोग भंडारण के रूप में भी रखे थे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या कहता है। आगे है कि आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। कुछ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो मानचित्र 2 की पृष्ठ संख्या 13 को देखो।
क्या तुम्हें कई नील वर्ग दिखाई दे रहे होंगे? पता है इसमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातात्विकों को शुरुआती कृषक और पशुपालकों होने का साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले हम लोग पृष्ठ संख्या 13 पर चलते हैं और उस मानचित्र को देखते हैं कि वो मानचित्र है कहाँ। मानचित्र किधर गया? पृष्ठ संख्या 13 तो ये 12 13, सॉरी ऊपर ही चला गया, वो पृष्ठ संख्या यहाँ पे नहीं है। नवपाषाण काल का जो पृष्ठ संख्या है इस तरह से आपको ब्लू लाइन में करके दिखाया गया होगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं नवपाषाण काल में जितने भी ब्लू कलर के हैं वहाँ पे सबसे पहले मिला था पुरातात्विकविदों को। सबसे पहले शुरुआती में कृषक और पशुपालक मिले थे, जो कि पहले हमने मानचित्र दिखाया था। ठीक है, आगे यहाँ पे हम लोग आगे चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम उत्तर के क्षेत्रों में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। जो उस समय कृषक पाए गए थे, पशुपालक पाए गए थे, पुरातात्विक विभाग को जो साक्ष्य मिले हैं वो ज़्यादा कहाँ मिले हैं? तो पश्चिम उत्तर के क्षेत्रों में मिले हैं और आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में यह निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ यहाँ थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में भी मिले पौधों और पशुओं की हड्डियां के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इसमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिकों इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों को हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। डायनासोर का भी अवशेष इसी तरह से पहचान किया जाता है जीवाश्म कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। तो वास्तव में जो निर्दिष्ट स्थान था कृषकों का और पशुपालकों का रहने की बस्तियाँ थी और इसे जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने खुदाई किए हैं। खुदाई करने के बाद पौधे मिले हैं, कुछ जले हुए अनाज का अवशेष मिले हैं, जिन्हें की जांच कर ये पता लगता है कि इस समय यहाँ पे इंसानी यानी रहा करते थे और फसलों को या तो जानबूझ के जलाया गया होगा या फिर किसी कारणवश से आग लग गया होगा गर्मी होने के कारण। तो इस बात को यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि अस्थायी जीवन की ओर, यानी लोग अस्थायी जीवन की ओर कब प्रस्थान किए, कब से वो अस्थायी जीवन जीने लगे, इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बताता है, चलिए उसको देखते हैं। तो पुरातात्विकों के कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम को आपने दिखाया, मैंने मानचित्र में दिखाया था, सबसे ऊपर बुर्ज होम है, आप उसे देख पाएंगे जाकर। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान में कहाँ पे है? कश्मीर में है। बुर्ज होम जो है कश्मीर में। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही क्वेश्चन है कि कहाँ का लोग गड्ढे के नीचे घर बना देते हैं। जहाँ गड्ढे के नीचे घर बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गर्तवास कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें। और बुर्ज होम जो कहाँ है? ये वर्तमान कश्मीर में है। वहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहा करते थे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। उनमें उतरने के लिए क्या सीढ़ियाँ भी बनाई होती थी, जिनमें तो वो आसानी से नीचे उतर के जाते होंगे। और इसमें उन्हें ठंड की मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्विदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिले हैं, यानी आग जलाने की साक्ष्य मिली है कि झोपड़ी के अंदर भी ठंडी के दिनों में लोग आग जला कर रहा करते थे और झोपड़ी के बाहर भी आग जलाने की साक्ष्य मिली है। लकड़ी के कुछ जले हुए आधे जले लकड़ी, यानी आधा लकड़ी जल चुका है और आधा जैसे का तैसे है। तो इस तरह के लकड़ी के कुछ जले हुए अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसा लगता है कि कुछ लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। गर्मी के मौसम में लोग बाहर खाना पकाते होंगे, जिसके कारण जो लकड़ियां जल गई थोड़ी सी बची रह गई होगी उसको वैसे ही छोड़ दिया गया था। तो वैज्ञानिकों के अनुसार कि वो लोग मौसम के अनुसार ठंडी के मौसम में वो झोपड़ी के अंदर खाना बनाते होंगे या फिर जो गड्ढे नुमा आकार के जो घर बनाते थे उनके अंदर खाना बनाते होंगे और ठंडी के मौसम में वो बाहर निकल के खाना बनाते होंगे। ये वैज्ञानिकों का कहना बात है। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। तो गर्तवास का चित्र आपको इसका जरूरी नहीं है, तो बच्चों वाली किताब है इसलिए बच्चों के लिए ऐसा चीज मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगिक उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए इसे नवपाषाण युग माना गया है। बहुत सारे पत्थर के भी औजार मिले हैं, लेकिन वो औजार जो कि पुरापाषाणिक काल में था उनसे कुछ भिन्न है, इसीलिए इस काल को क्या नाम रख दिया गया? नवपाषाणिक काल। पुरापाषाणिक काल, नवपाषाणिक काल, मध्यपाषाणिक काल क्या है, इसके बारे में जो हम लोग क्लास 7, 8 और 9 में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस बेसिक समझ लेते हैं। इनमें वो औजार हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए
उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता रहा है। अगर आप आज भी गांव में देखिएगा तो आपको ओसली और मूसल मिल जाएगा। मूसल होता है वो जो सिल लेढ़ा पे जो लोग मसाला पीसते हैं महिलाएं, उसे मूसल कहा जाता है। और ओखली में एक और मूसल होता है जिससे कि जैसे धान लोग भी कूटते हैं, तो वो आज भी आपको कहीं कहीं गाँव में प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो देखने को मिल जाते हैं। हजारों साल बाद भी उसका प्रयोग किया जा रहा है। उसी प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, यानी कुछ औजार जो जानवरों की मजबूत हड्डियां होती थी उस हड्डियों से भी कुछ औजार बनाए जाते थे, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत, कठोर और नुकीला होती है। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ चित्र दर्शाया गया है। देखिए ये सब जो था ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण थे। ये पत्थर का बना है, पत्थर का बना है, पत्थर का बना है। ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं, और ये रहा नवपाषाण पुरास्थल के मिट्टी के बारे में कुछ यहाँ पे मिल रहा है। चलिए इसको भी देखते हैं। नवपाषाणिक युग के पुरास्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है, यानी इस पर कुछ चित्र बनाया जाता है, अलंकृत बनाया जाता है ताकि ये देखने में आकर्षित लगे। ठीक है, बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। किस युग में? नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में क्या हुआ था? लोग बर्तन बनाने लगे थे, बर्तन में अलंकृत करने लगे ताकि देखने में वो आकर्षित लगे, और साथ ही साथ चावल, गेहूं, दाल जैसे अनाज को आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, और बर्तन का उपयोग वो लोग खाना बनाने के रूप में भी करने लगे थे। ठीक है, इसके साथ साथ ही अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। ये सब घटना किस काल की है? ये सारी घटना आपकी नवपाषाण काल की है। ठीक है, नवपाषाण काल की, जो कि आज से 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ। आगे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये घड़ा का ये तस्वीर है, और ये तस्वीर आपका क्या तुम कल्पना कर सकती हो, यानी यहाँ पे जो कैरेक्टर लिया गया है इस बुक में वो लड़की का लिया गया है कि इस पात्र में क्या रखा होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन का अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाए जाते थे। तो ये जो परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ था नवपाषाण युग में, ये सभी जगह नहीं हुए थे। कुछ जगह के लोग, स्त्री पुरुष, अपने कृषि पशुपालकों जीवन को अपना लिए थे, लेकिन अभी भी वो लोग जीवित ही थे जो कि शिकार करके, जानवरों की शिकार करके उस पर निर्भर थे, और आज भी वो घूमते ही रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। हर जगह ऐसा नहीं हुआ था। जैसे भी जो भी जनजाति लोग हैं वो तो आज भी जो घूमते हैं। हमारे अंडमान निकोबार के नीचे एक सेंटिनल द्वीप है, वहाँ पे जनजाति जो कि बाहरी दुनिया से कनेक्ट ही नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ निरीक्षण देखते हैं, कुछ साक्ष्य देखते हैं। तो आगे जो निरीक्षण है, मेहरगढ़ में जीवन एवं मृत्यु कैसी थी उसके बारे में देखते हैं। ये देख सकते हैं, ये मेहरगढ़ का एक घर है। मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ में घर शायद ऐसे दिखते होंगे, ऐसे ही घर मेहरगढ़ में दिखते होंगे। ठीक है, तो मानचित्र में आपको मेहरगढ़ ढूंढना है। मेहरगढ़ मैंने बताया भी था मानचित्र में जब गया था वहाँ पे, तो आप देख लेंगे फिर से। यह ईरान जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ठीक है, ईरान जाने वाली। तो आइए हम लोग मेहरगढ़ को फिर से देख लेते हैं। ये रहा आपका मेहरगढ़। ठीक है, आप यहाँ पे मेहरगढ़ को देख रहे होंगे धीरे से। ये देखिए मेहरगढ़ है, ये शायद पाकिस्तान के प्रांत में पड़ता है, ये अपना इंडिया में नहीं है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। इसके रास्ते से ही जो जाया जाता है कहाँ? ईरान जाया जाता है। ईरान जाने वाले रास्ते में मेहरगढ़ पड़ता है। चलिए हम लोग कहाँ पे थे वहाँ पे फिर से वापस आते हैं। ठीक है, तो मेहरगढ़ जो मेहरगढ़ था, यहाँ से ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ समतल वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं और भेड़ बकरियां पालना सीखा। तो मेहरगढ़ वो स्थान है जहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था? मेहरगढ़ में लोग जो थे, स्त्री पुरुष थे, गेहूं उगाना और भेड़ बकरियां पालना सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियां की भी हड्डी मिली थी। कहाँ से? मेहरगढ़ से मिली थी। कहाँ से मिली थी? मेहरगढ़ से। आगे देखते हैं, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों का अवशेष भी मिले।
तो सबसे पहले जो अवशेष मिले हैं, अगर ये क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि चौकोर तथा आयताकार घर कहाँ मिले हैं, तो मेहरगढ़ में मिले हैं। किस काल में, नवपाषाणिक काल में मिले हैं। ठीक है, घरों का अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरा है। प्रत्येक घर में, यहाँ पर जो घर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 4 कमरा है। तो प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। इसमें कि कुछ अनाज का भंडारण करके रखा जाता हो, किसमें पशुपालक को भी रखा जाता होगा और किसी में मानव खुद उसमें रहते होंगे। ठीक है, अब मृत्यु के बारे में देखते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। आज भी लोग मृत्यु के बाद सम्मान जताते हैं और उस समय भी लोग मृतक के प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतक के साथ साथ सामान भी रख देते थे। यानी लोगों को उस समय आस्था था कि लोग मरने के बाद भी जीवित रहते हैं, इसलिए मृतकों के साथ साथ उनकी जो कब्र होती थी उनमें खाने पीने का सामान रख दिया जाता था। आगे देखते हैं क्या ऐसा कुछ बताया गया है। तो मेहरगढ़ में, कहाँ पर, मेहरगढ़ में, आगे देखते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक की खाने के लिए रखा गया होगा। यानी जो मरा था, जो मृतक था, उनके साथ एक बकरी को भी उसके कब्र में दफनाया गया था। तो ये मृतक को खाने के लिए रखा गया था कि जब ये परलोक जाएगा तो भोजन के रूप में इसे खाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मृतक है जो कि यहाँ पे मरा हुआ है, मृत शैया पर लेटा हुआ है। और यहाँ पे ये बकरी है जिसका क्या अवशेष आप देख रहे हैं, जीवाश्म आपको दिख रहा है, ये बकरी है। और ये पूरा एक कब्र है, पूरा एक कब्र है जिसके साथ की दफनाया जाता था। तो ये भी साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बात को पॉइंट बाई पॉइंट रिलेट करते हुए आप चले। ठीक है, आगे कुछ अन्य चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फ्रांस के गुफा में कई चित्रकारी भी मिली है। अपने एटलस, जब आप एटलस पढ़ेंगे तो देखेंगे फ्रांस को ढूंढना है। फ्रांस की एक गुफा है। इस पुरा स्थल को खोज लगभग 100 साल पहले और 4 स्कूली छात्रों ने की थी। यानी जो फ्रांस का जो गुफा है उसका खोज किसने किया था, 4 स्कूल के छात्रों ने मिलकर किया था और 100 साल पुराना है। ठीक है, इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इसमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बरसिंगा और सुअर के कई गहरे चमकीले रंगों के चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह आयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। यह संभव है कि इन चित्रों के उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था। यानी ऐसे जो चित्र हैं, कोई चीज़ जैसे पर्व त्योहार या उत्सव जो लोग मनाते थे उस समय के लोग, उनके समय में ऐसी चित्रों को बनाया जाता था। ठीक है, फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए भी बनाया गया होगा। ठीक, और आगे देखते हैं तो यहाँ पर नवपाषाणिक युग के बारे में, एक नवपाषाणिक पुरा स्थल के बारे में जो कि जिक्र किया गया, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पे महत्वपूर्ण उपयोग क्या क्या शब्द इस चैप्टर में किया गया उसके बारे में समझ जाते हैं। तो आखेटक जो कि खाद्य संग्रह, ये क्या था, शिकारी थे। दूसरा पुरा स्थल के बारे में, जो कि पुराना सब स्थल मिलता था उसको पुरा स्थल कहते हैं। उद्योग स्थल, यानी उस समय क्या क्या उद्योग था, उद्योग तो कुछ था नहीं, बस खेती और पशुपालन था। आवासीय स्थल, लोग कैसे रहते थे, तो गड्ढे में घर बना कर रहते थे, झोपड़ी बना कर रहते थे। पूरा पाषाण काल जो कि मुख्य वर्ड है, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग और कब्रें, ये इस चैप्टर का उपयोगी शब्द है जो कि बार बार आया है, जो कि इस चैप्टर से रिलेट करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक नवपाषाणिक युग का पूरा स्थल हम लोग देख लेते हैं। एटलस में तुर्की का ढूंढो, यानी तुर्की को आपको ढूंढना है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल हरयुग जो पूरा स्थल है कहाँ पे है, तुर्की में है। हम लोग को इस चीज़ों में यही देखना है, जो यहाँ पे छोटा छोटा बॉक्स मिलता है इसमें बस आपको प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे कि चताल हरयुग पुरा स्थल कहाँ है, तो चताल हरयुग पुरा स्थल तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ों लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चमकचम पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की शिपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाली वाहन का विकास नहीं हुआ था। जिस समय ये सब चीज़ लाया जाता था उस समय पहिए वाली वाहन का कोई भी विकास नहीं हुआ था। पहिए वाली वाहन में सबसे पहले घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी आता है, लेकिन उस समय पहिए वाली वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद से या जानवरों के पीठ पर लाद कर लाया करते थे। ठीक है, तो ये हो गया एनसीईआरटी। ये कल्पना करना है जो कि हमारे प्रीलिम्स मेंस के लिए उपयोगी नहीं है, और उसके बाद ये यहाँ से आपका अभ्यास होता है। तो एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जो कि था आरंभिक मानव से रिलेटेड था। आखेट खान संग्रह से भोजन से उत्पादन तक किस प्रकार से रहते थे, इस चैप्टर में हमने ये देखा कि कौन कौन सा स्थल था जहाँ पे वो लोग रहते थे,
उनका जीवन यापन कैसा था, मानव इधर उधर क्यों घूमते रहते थे, फिर वो अस्थायी कब रहने लगे, कौन सा साग कहाँ से मिला था, सबसे पहले चावल गेहूं जौ बाजरा कहाँ उपजाए गए थे, मानव में धीरे धीरे विकास की सीढ़ियाँ कैसे हुई थी, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझे। और इससे आगे जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग इसके बारे में फिर बेहतरीन से समझेंगे। चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 6 का विश्लेषण करेंगे और उस चैप्टर का नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी जो लोग भोजन संग्रह किस प्रकार करते थे, भंडारण किस प्रकार से करते थे और उसका उत्पादन किस प्रकार से करते थे, इसके लिए हम एनसीईआरटी का चैप्टर 3 क्लास 6 का जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। जय हिंद।